नमस्कार, मैं शिवानी सोनी आप सभी का तथा OICS परिवार में बहुत मैं आज आप लोगों के सामने एक टॉपिक लेकर उपस्थित हुई हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे रामसर स्थल के बारे में कि अभी तक भारत में कितने रामसर स्थल को हमने शामिल किया है। हाल ही में कौन से वो दो स्थल हैं जिनके साथ साथ स्थलों को मिलाने के बाद हमारी सूची जो है अपडेट हो गई है। रामसर स्थल कहाँ है, इसका नाम रामसर ही क्यों ही रखा हमने, और इसके पीछे के ऑब्जेक्ट जानने का हम कोशिश करेंगे। यानी कि आज आपकी ये जो वीडियो होने वाली है रामसर स्थल से संबंधित एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन के साथ मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुई हूँ। साथ ही साथ अंत में आपकी प्रैक्टिस के लिए, जैसा कि मैं आप सभी लोगों के लिए हमेशा प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन के बिना उपस्थित नहीं होती, तो एक PYQ है आप लोगों के लिए, तो उस प्रैक्टिस को करिए उस क्वेश्चन के माध्यम से और देखिए कि आपको इस टॉपिक की समझ कितनी आ पाई है। चलिए तो शुरुआत कर सकते हैं हम हमारे इस टॉपिक की। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वो दो कौन से नए स्थल हैं जिनके जुड़ने के बाद भारत में जो रामसर स्थलों की संख्या 96 हो गई है। ध्यान दीजिएगा इस नंबर को भी कहीं ना कहीं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे सीधे कहीं ना कहीं आपसे प्रश्नों में पूछ लिया जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम क्या ये सिर्फ UPSC के लिए इंपॉर्टेंट है, PCS या अदर एग्जामिनेशन के लिए जरूरी नहीं है क्या? तो मैं आपको जैसा हर बार बताती हूँ कि करंट अफेयर्स के जो टॉपिक होते हैं वो हमेशा एक ही होते हैं, पर UPSC हो, PCS हो या कोई अदर एग्जाम हो, उनके पूछने का जो तरीका होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है वो हर एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो हम कहीं ना कहीं एक होलिस्टिक अप्रोच लेकर मैं यहाँ आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। हम कहीं ना कहीं सब कुछ चीजों को थोड़ा थोड़ा हम पकड़ने की कोशिश करेंगे, डेप्थ में भी जाएंगे और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी देखने का हम प्रयास करेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा चल क्या रहा है कि भारत ने राजस्थान की सिलीसेट झील और छत्तीसगढ़ के कोपरा जलाशय, आपको याद रखना है ये दो क्षेत्र, ये दो नाम कहां पे, तो राजस्थान के सिलीसेट और छत्तीसगढ़ के कोपरा, याद रखेंगे सभी लोग। वो अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि की सूचियों यानी कि रामसर सूची शामिल किया गया है। इसके साथ ही भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है, 96 हो। चलिए ये तो हो गया हमारा कुछ एक जनरल इंट्रोडक्शन कि भाई रामसर कुछ स्थल हैं हमारे सामने। ठीक है, दो अलग अलग क्षेत्रों को और जोड़ लिया है, पहले होंगे 94 तो अब हो गए हैं वो 96, अच्छी बात है। ठीक है, पर जो लोग पढ़ चुके हैं उनको अच्छे से मालूम है रामसर स्थल कहाँ है, क्यों उसके नाम पर ही रखा गया है। दूसरा सवाल ये उठता है ये आर्द्र भूमियां क्या होती, जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं वेटलैंड्स, क्या होते हैं। ठीक है, ये वेटलैंड को आप अगर किताबी भाषा में समझने का प्रयास करेंगे तो अलग अलग मतलब इसको आपको देखने को मिलेंगे और हो सकता है आप बहुत कंफ्यूज भी। ठीक है, तो वेटलैंड का मतलब सिर्फ और सिर्फ आप ये समझना कि एक ऐसे क्षेत्र हैं जो जैव विविधता से बहुत ज्यादा भरे हुए हैं। ठीक है, अगर हम बात करेंगे जंतुओं की तो उनकी भी संख्या ठीक ठाक मिलेगी, अगर हम बात करेंगे वनस्पतियों की तो उनमें भी बहुत सारी जैव विविधता हमें कहीं ना कहीं विविधता हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, डाइवर्सिटी जिसकी मैं बात कर रही हूँ। अब सवाल उठता है इस डाइवर्सिटी का फायदा क्या है ना? तो जाहिर सी बात है हम देखते हैं कि पोल्यूशन कितना ज्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, तो इस कार्बन को कैप्चर करने के लिए और कहीं ना कहीं हमारे पूरे वातावरण को प्रदूषण मुक्त करने के लिए इन वेटलैंड्स का बहुत ज्यादा योगदान रहता है। ठीक है, इसलिए ये कन्वेंशन है, इसलिए भारत इस कन्वेंशन में शामिल है, क्योंकि हमारे यहाँ भी काफी मात्रा में आप देख पा रहे हैं वेटलैंड मौजूद हैं और हमें कहीं ना कहीं आवश्यकता है कि हमारा भारत जो है प्रदूषण मुक्त रहे, इसलिए हम इन आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए इतने सारे कदम उठा रहे हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये दोनों जो क्षेत्र हैं इन दोनों क्षेत्र का इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, सिलीसेट झील की हम पहले सबसे बात करेंगे, तो ये कहां पर व्यवस्थित है, सबसे पहला सवाल यही आएगा हमारे सामने। तो ये व्यवस्थित है कहां पर, राजस्थान के अलवर जिले में। ठीक है, अलवर का नाम आप लोगों ने कई बार सुना होगा। ठीक है, अगर आप इतिहास से थोड़ा सा इसको जोड़ने का प्रयास करेंगे तो इस क्षेत्र की महत्वता के बारे में आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताओ कि अलवर इंपॉर्टेंट क्यों है। राइट, तो अलवर के पैथपुर में, ठीक है, ये आपको सुंदर सी जो जगह दिखाई दे रही है ये कहीं ना कहीं यही है सिलीसेट झील। ये अर्ध शुष्क क्षेत्र है, ये सरिस्का टाइगर जो रिजर्व है उसके बफर क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, जब हम DNA पढ़ते हैं, ठीक है, कोर, बफर और जो ट्रांजिट जोन है, ये मैंने आपको तीनों कहीं ना कहीं डिस्कस अच्छे से किया हुआ है, पर फिर भी आगे हम थोड़ा सा एक कंक्लूसिव तरीके से देख लेते हैं। रिवीजन के तौर पे हम देख लेते हैं कि बफर एरियाज आएंगे किस क्षेत्र में और यहाँ पर कौन कौन से नियम लागू होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, एक ये क्षेत्र है हमारे पास जिसे हम कह रहे हैं कोर एरिया। ठीक है, जो लोग DNA पढ़ चुके हैं वो
मतलब जो डीएनए वाली क्लास में रहते हैं उन्हें इस टर्मिनोलॉजी बहुत अच्छे से बखूबी याद होगी, क्योंकि मैं उनको ये कई बार रिवीजन करवा चुकी हूँ, है ना। दूसरा जो एरिया है यहाँ हम कवरेज की हम बात कर रहे हैं वो ये है, ठीक है। ये है आपका बफर एरिया, बफर क्षेत्र, है ना। ये सभी लोगों को क्लियर है? थोड़ी बहुत ये डायग्राम की करती हूँ, आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। क्या चीजें यहीं खत्म हो जाती हैं? जी नहीं, आगे बढ़ते हैं हम। अब देखते हैं हमारा बाहरी एरिया, ट्रांजिट जोन की हम बात कर रहे हैं। और इस पूरे क्षेत्र को आप मानना, ये क्या है? ये है टाइगर रिजर्व, ठीक है। जब आप बात करोगे क्षेत्र के आधार पर हम समझने का प्रयास करेंगे कि नेशनल पार्क बड़े होंगे या टाइगर रिजर्व, तो ऑब्वियसली ये बड़े होंगे बजाय किसके? कंपैरेटिवली नेशनल पार्क के। अब थोड़ा सा ध्यान देना, ये हमारा बाहरी क्षेत्र हो गया, ठीक है। अब ये जो कोर एरिया है हमारा, ठीक है, इस कोर एरिया की इंपॉर्टेंस ये है कि ये बहुत ज्यादा सघन, ऐसा समझ लेना कि इस पूरे क्षेत्र का ऐसा एरिया है जहां पर आना जाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। सख्त नियम है, कानून है, ठीक है। और किसी तरह के आप ये समझ लीजिए कि कोई भी, जैसे अगर आपको मैं कहूं कि शोध आदि करना है, तब भी अगर आपको जाना है तो कड़े नियम इस क्षेत्र में लग रहे हैं, ये समझ लीजिए। यानी कि जो कोर एरिया है यहाँ पर जो नियम होंगे वो कैसे होंगे? वो बहुत ज्यादा होंगे सख्त, ठीक है। वही हम बात करेंगे बफर एरिया की। देखो, तो बफर क्षेत्र कहीं ना कहीं ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जाहिर सी बात है टाइगर रिजर्व में सारा क्षेत्र ही इंपॉर्टेंट है, पर लेकिन कोर एरिया एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर ऐसे जानवर हैं, ऐसी वनस्पति आदि हैं कि ज्यादा से ज्यादा मानव के इंटरेक्शन से आने से हो सकता है उनको प्रॉब्लम हो, ठीक है। इसलिए हमने उनको सुरक्षित रखने के लिए उसको हमने डिफाइन किया है कोर एरिया में। उसके बाद आएंगे हम बफर एरिया में, ठीक है। बफर एरिया में आपको थोड़ी सी रियायत दे दी जाती है कंपैरेटिवली कोर एरिया, ठीक है। यहां पर आप क्या कर सकते हो? तो यहां पर अगर आपको जाना है इस क्षेत्र में तो आपको जो है क्या लेनी पड़ेगी? परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। साथ ही साथ परमिशन आपको और किस चीज के लिए? तो यदि आपको शोध करना है तो आप परमिशन ले सकते हो, परमिशन से आप आ जा सकते हो, मर्जी उठाए आप नहीं जा सकते इस क्षेत्र में, ठीक है। उसके बाद आता है ये बाहरी क्षेत्र, ट्रांजिट जोन, ठीक है। ये क्षेत्र जो है वो बाहरी क्षेत्र है, यहाँ पर किसी तरह का कोई पाबंदी नहीं है, पर लेकिन पर्यावरण को बचाए रखना ये हम सब मानव की एक नैतिक जिम्मेदारी के तौर पर तो आ ही जाता है, ठीक है। तो अब मैंने ये कहा कि जो राजस्थान की जो झील है वो किस क्षेत्र में है? तो वो कहीं ना कहीं इस बफर एरिया में है। अब समझ में आ गया होगा कि बफर एरिया होता क्या है, थोड़ा बहुत, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा चल क्या रहा है। अब ये जो झील है, ठीक है, ये कृत्रिम झील है। कृत्रिम का मतलब है कि मानव निर्मित है, प्राकृतिक नहीं है, ठीक है। प्राकृतिक झील बनती है, इसका मतलब है कि किसी भी तरह की कोई प्राकृतिक ऐसी घटना हुई है कि हम पृथ्वी में मान लो एक ऐसी तरह की आकृति बन गई, बारिश हुई, उसमें पानी भर गया और ये क्या बन गई? ये झील बन गई। झील का मतलब क्या है? कि पानी जिससे कहीं ना कहीं बाहर नहीं निकल पा रहा है, सिर्फ एक ही जगह पर रुका हुआ है, राइट। तो ये कहीं ना कहीं कृत्रिम यानी कि मानव निर्मित झील है। इसका निर्माण 1845 ईस्वी में महाराज विनय सिंह के द्वारा रूपारेल नदी के एक सहायक जलधारा पर बांध बनाकर किया गया था, ठीक है। आगे क्या हुआ? प्राप्त जैव विविधता, यहाँ इजिप्शियन गिद्ध है, ब्लैक स्टॉर्क, बाघ, भारतीय पेंगोलिन, तेंदुआ और सांभर जैसी कई सारी प्रजातियां हैं। अब समझ में आई बात कि जब किसी एक क्षेत्र में इतनी सारी प्रजातियां अगर रह रही हैं तो उस क्षेत्र की सुरक्षा के लिए हमें कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण कदम उठाने तो बनते हैं, क्लियर है। इसलिए आर्द्रभूमि के संरक्षण की हम बात कर रहे हैं। वेरी नाइस। पहले क्षेत्र हो गया हमारे सामने। अब दूसरे क्षेत्र पर पढ़ते हैं हम कोपरा जलाशय। कोपरा जलाशय की ये फोटो आपको देख ही रहे हैं। ये कहाँ है? तो ये छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में भी कहाँ? तो बिलासपुर जिले में ये स्थित है। अब ध्यान देना, ये महानदी के ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र में स्थित एक जलाशय है, तालाब, ठीक है। इसके विस्तृत खुला जल क्षेत्र में उथले और पोषक तत्वों से समृद्ध पश्च जल यानी कि बैक वाटर जैसी विशेषताएं देखी जा सकती हैं। यानी कि ये जो खुला हुआ जल क्षेत्र है, ठीक है, इसके अंतर्गत, इस जल क्षेत्र के अंतर्गत बहुत सारे पोषक तत्व हैं। समृद्ध यानी कि बैक वाटर है। जाहिर सी बात है, जब पानी इस तरह के पोषक तत्वों से भरपूर होगा तो उसमें पलने वाले जो जीव जंतु हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बेहतर होंगे, ठीक है। अन्य तरह की जैव विविधताएं हमें देखने को मिलेंगी प्रजातियों के अंतर्गत, ठीक है। हमारा इकोसिस्टम इससे बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, इसलिए कहीं ना कहीं ये क्षेत्र भी हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट है, राइट। प्राप्त जैव विविधता यानी कि वॉर हेडेड गूज, इजिप्शियन गिद्ध, रिवर टन और
ग्रेटर स्पॉटेड ईगल, इतने सारे अलग अलग तरह के हमें जीव यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। खतरा क्या है? तो अवसाद का जमाव हो जाता है यहाँ पर, आक्रामक गैर देशज प्रजातियों की उपस्थिति तथा आसपास के क्षेत्र में गहन कृषि कार्य होते हैं। इसलिए ये क्षेत्र को हम रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत रख दिया है ताकि इसको एक्स्ट्रा केयर मिल सके, इंटेंसिव केयर जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब आप लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि गैर देशज प्रजातियां क्या हैं? तो ऐसी प्रजातियां जो भारत की नहीं है, भारत में कहीं और से आई हैं। अब बात ये आती है कि ये तो प्रजाति ही है, हमारी वाली प्रजाति के साथ घुल मिल के रह लेंगी, क्या ही दिक्कत है, क्या ही हो सकता है इनसे? अगर मान लो गैर देशज प्रजातियां अगर हमारे भारत में आएंगी तो जाहिर सी बात है प्रजातियों के अंतर्गत क्षेत्र के लिए कहीं ना कहीं आपस में लड़ाई होगी। ठीक है, क्षेत्र उतना ही है, रहना सभी को है कि नहीं? तो सबसे पहले जो बाहरी प्रजाति आती है वो कहीं ना कहीं बहुत डोमिनेटिंग नेचर की होगी। इसमें जो एक प्रजाति कमजोर होगी, ठीक है, नेचर से वो कहीं ना कहीं हार मानेगी, और हार के तौर पर जो इंडिकेशन देखा जाता है वो होता है आवास का नष्ट कर देना। ठीक है, आवास का नष्ट करने के साथ साथ जो देशज प्रजातियां हैं उनके लिए जो इकोसिस्टम जो बेहतर था उसमें कहीं ना कहीं चेंजेस हो जाते हैं, तो हमारी जो देशज प्रजातियां हैं धीरे धीरे खत्म होने लग जाती हैं। ठीक है, क्योंकि हम ऐसा चाहते नहीं है कि नहीं? तो इसलिए कहीं ना कहीं ये जो गैर देशज प्रजातियां हैं हमारे लिए एक खतरे का विषय हो जाती है। ओके, अब ध्यान दो जरा, थोड़ा सा हम बेसिक पढ़ते हैं कि रामसर क्या है। पहली बात तो रामसर बेसिकली ईरान में स्थित एक क्षेत्र है। ठीक है, उसके नाम पर हमने ये कन्वेंशन का नाम रखा है। अब सवाल उठता है कि यही क्षेत्र क्यों, कोई और क्षेत्र क्यों नहीं? क्या रामसर, क्या ईरान में और कोई क्षेत्र नहीं थे? तो मुद्दा ये है इसके पीछे कि ये जो मीटिंग हुई थी आर्द्र भूमियों को बचाने के लिए, जो कन्वेंशन हुआ था वो ईरान के रामसर में ही हुआ। अब जिस क्षेत्र पर हुआ तो उसी का नाम हमने इस कन्वेंशन के नाम पे रख दिया। ठीक है, इसको हमने दे दिया रामसर साइट। ठीक है, रामसर कन्वेंशन। ओके, तो कभी कोई पूछे कि रामसर ही क्यों, तो सभी लोग जवाब दे देंगे। अब तो रामसर कन्वेंशन एक अंतर सरकारी संधि है। ठीक है, 1971 में ईरान के रामसर में हस्ताक्षर किए गए थे, जिसका उद्देश्य वैश्विक सहयोग के माध्यम से आर्द्र भूमि संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग को हमें बढ़ावा देना है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं इसका इंट्रोडक्शन हो गया। कब हुआ? तो 1971 में। और क्यों हुआ गया? ताकि आर्द्र भूमि का संरक्षण और उनके विवेकपूर्ण उपयोग। विवेकपूर्ण उपयोग का मतलब क्या होता है कि प्रकृति ने हमें संसाधन बहुत सारे दिए हैं, ठीक है, और हमें कहीं ना कहीं इकोनॉमिक तौर पर भी स्ट्रांग होना है। तो विवेकपूर्ण पूर्ण उपयोग मतलब का वही हो गया कि हम कहीं ना कहीं प्रकृति का प्रयोग भी करें, पर लेकिन उस विवेक के साथ कि हम पूरी तरीके से उस प्रकृति का दोहन ना कर दें, जिसको मैं आपको बोलती हूँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हुए। यानी कि आज जो संसाधन है वो हम कहीं ना कहीं हमारी भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी छोड़कर जाएं, ऐसी हमारी कोशिश रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक काम हो जाता है, ये एक सोच हो जाती है विवेकपूर्ण उपयोग। ठीक है, आर्द्र भूमि में झीलें, नदियां, जलभृत, दलदल, मैंग्रोव, प्रवाल भित्ति, यहां तक कि मछली तालाब तथा चावल के खेत जैसे मानव निर्मित स्थल भी शामिल है। तो ध्यान देना है इस चीज को कि रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत सिर्फ प्राकृतिक जो संरचनाएं हैं, ठीक है, वही शामिल नहीं होंगी, कृत्रिम अगर जलाशय भी है तो उनको भी कहीं ना कहीं हम इस कन्वेंशन के अंतर्गत शामिल रखेंगे। ठीक है, कि 21 दिसंबर 1975 को लागू हुआ था और वर्तमान में इसके लगभग 172 देश सदस्य हैं जो इसके वैश्विक महत्व को क्या करते हैं, दर्शाते हैं। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। करंट अफेयर्स यानी कि दो हमने साइड देखी जो अभी शामिल हुई हैं, और उसके बाद ये थोड़ा सा बेसिक, साथ ही साथ हमने देखा बफर जोन, कोर जोन और ट्रांजिट जोन क्या है। ठीक है, अच्छा, अब भारत और रामसर कन्वेंशन देखो, हम कब इस कन्वेंशन से जुड़े? तो हम जुड़े 1982 में। ठीक है, भारत में कुल रामसर स्थल हो चुके हैं 96। और महत्वपूर्ण तथ्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको रटने के अलावा आपके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। सबसे छोटा कौन सा है? तो बेमनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु का हो जाएगा। रामसर स्थलों की अधिकतम संख्या वाला राज्य तमिलनाडु है, 14। अब बात उठती है मॉन्ट्रेक्स में आर्द्र भूमि रिकॉर्ड। अब इस आगे देखने पे थोड़ा सा पॉइंट को देखेंगे, उससे पहले हम समझेंगे कि ये मॉन्ट्रेक्स क्या होते हैं। देखो, ये जो मॉन्ट्रेक्स आप नाम सुन रहे हो, ये स्विट्जरलैंड में एक क्षेत्र है जिसके नाम पर ये रखा गया है मॉन्ट्रेक्स। ठीक है, क्या है ये? तो ये रामसर कन्वेंशन, रामसर सूची के अंतर्गत हम एक और सूची बना ले रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आप लोगों से ये कहूं, अभी कोई उदाहरण दिमाग में नहीं आ रहा, जैसे कि मैं आप लोगों से ये कहूं कि
जैसे कोई प्रजाति है, ठीक है, जो बहुत सारी, जैसे मैं कहूं कि वनरेबल है या फिर इंडेंजर्ड में आ रही है, ठीक है, नजर एक बार यहां समझना, कि बहुत सारी ऐसी प्रजाति हैं, ठीक है, जो इंडेंजर्ड में आ रही है या फिर वनरेबल में आ रही है, ठीक है, पर ऐसी बहुत सारी प्रजातियां हैं जो कहीं ना कहीं, ओके एक मिनट, पर ऐसी बहुत सारी जो प्रजाति हैं, अरे रुको एक मिनट, ध्यान दो, कुछ ऐसी प्रजाति हैं, ठीक है, जो वनरेबल है या इंडेंजर्ड है, ठीक है, पर कुछ ऐसी प्रजाति हैं जो कहीं ना कहीं किस में आ रही हैं, क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आ रही हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, अब हमने कुछ ऐसी प्रजातियों को देख लिया जो कुछ इसमें से और कुछ इनमें से जो बाकी बहुत ज्यादा दिक्कत में है, ठीक है, मान लो 100 यहां थी, ठीक है, 50 यहां थी, मिला जुला के एवरेज अगर देखा हमने तो 60 के आसपास ऐसी प्रजाति हमें मिल गई, ठीक है, जिनको बहुत ज्यादा और जल्दी केयर की आवश्यकता है, जल्दी देख रेख की जरूरत है ना। तो क्या किया हमने, एक ऐसी अलग से सूची बना ली जिसमें ये 60 प्रजातियां होंगी, तो उनको हमने कहा कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है समझ गए, तो इस सूची के अंतर्गत ही एक और सूची है जो उन प्रजातियों को देखा जाएगा उनमें जो बहुत ज्यादा संकट में है, ठीक है, क्लियर है मेरी बात, यहां तक सबको समझ भाई। तो ऐसी सूची में भारत के क्षेत्र, तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो राजस्थान में है और लोकटक झील जो मणिपुर में है, ठीक है, क्लियर है सभी लोगों को, बहुत बढ़िया। ये छोटा सा डिस्कशन आप लोगों के लिए रामसर से संबंधित, कम समय में और ज्यादा इंफॉर्मेशन, मुझे लगा ये सही तरीका हो सकता है, और थोड़ा सा करंट से अपडेट भी रहिएगा आप, ठीक है, इससे संबंधित। चलिए, तो एक पीवाईक्यू का प्रश्न है आप लोगों के लिए, ठीक है, यूपीएससी का जो पूछा गया है आपके 2014 में। प्रश्न क्या है कि यदि अंतरराष्ट्रीय महत्व के एक आर्द्रभूमि को कॉन्टेक्स्ट रिकॉर्ड के अंतर्गत लाया जाता है तो इसका क्या अर्थ है। मानवीय हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप आर्द्रभूमि की पारिस्थितिक स्वरूप में परिवर्तन हुआ है, हो रहा है या होने की संभावना है। जिस देश में आर्द्रभूमि स्थित है उसे आर्द्रभूमि के किनारे 5 किलोमीटर के भीतर किसी मानवीय गतिविधियों को प्रतिबंधित करने के लिए कानून बनाना चाहिए। आर्द्रभूमि का अस्तित्व इसके आसपास रहने वाले कुछ समुदायों की सांस्कृतिक प्रथाओं एवं परंपराओं पर निर्भर करता है और इसलिए वहां की सांस्कृतिक विविधता को नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। इसे विश्व विरासत स्थल का दर्जा है। थोड़ा समय ले लीजिए, 2-3 मिनट, फिर उसके बाद बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या डी। सभी लोग जो मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, जल्दी से जल्दी एक बार कमेंट में बॉक्स में अपना आंसर लिखो, क्या हुआ है, ए, बी, सी या डी। क्लियर है? ओके, आप अपना प्रश्न का उत्तर बताएं, ठीक है, क्या होगा इसका सही आंसर। ओके, अगर कोई दिक्कत है तो हम फिर से डिस्कस करेंगे इस प्रश्न को, घबराइएगा नहीं बिल्कुल। ओके, तो ये थी हमारी एक छोटी सी डिस्कशन रामसर कन्वेंशन साइट को लेकर। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये कम समय में ज्यादा जानकारी देने की एक मुहिम, मेरी एक छोटी सी कोशिश आपको पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए